इस गांव का तमाम नागिनों का इलाज करोगे? मैंने कहा, नागिने? तो उसने कहा, हाँ नागिने, मैं भी एक नागिन हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। तुम कहीं भी सुकून ना रह पाओगे। मैं खौफ से कांपने लग गया और ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों का इलाज करूँगा, मगर आइंदा तुम इस तरह से मुझे परेशान नहीं करोगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। बेख्तियार मेरी नज़रें उसके उठते कदमों पर गईं और उससे लिपट कर रह गईं। वो सफ़ेद नर्म मुलायम पाँव मेरे देखते ही देखते पीछे की तरफ मुड़ गए और वो वहाँ से गायब हो गई, जैसे उसे ज़मीन खा गई हो। या अब मुझे नींद क्या खाक आनी थी। बस एक खौफ था जिसने मुझे अपने हिसार में ले रखा था। यूँ लगता था जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ, मगर यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी और मुझे इस हकीकत में ही जीना था। मैंने एक गहरी सांस खींचकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और मगर सच तो ये था कि डर और परेशानी की वजह से मेरी तो भूख तक उड़ गई थी। मैं जो क्लिनिक से ये सोचकर जल्दी उठ आया था कि इससे सामना नहीं होगा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो तो मेरे ही घर में, नागिन मेरे ही घर में होगी बैठी हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी और मैंने सोचों में गुम था। मुझे नहीं पता था कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाना चाहिए, मगर अब मैं ऐसे अकेला नहीं रह सकता था। अगली सुबह मैंने सरदार के बेटे से मुलाकात की और उसे सारी बात तफसील से बताई। मुझे यकीन था कि वो मुझे समझेगा और कोई बेहतरीन हल बताएगा। वो पहले तो सुनकर हैरत ज़दा हो रह गया और फिर वो वाकई मेरी मदद के लिए राज़ी हो गया। सरदार के बेटे ने मुझे कहा कि मैं शाम को क्लिनिक से फारिग होते ही हवेली आ जाऊंगा। वो मुझे अपने साथ एक पीर के पास ले जाएगा। मैंने भी हामी भर ली। जैसे ही शाम हुई मैं क्लिनिक बंद करके हवेली आ गया। सरदार का बेटा पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर बोला, चलो जल्दी निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए हमें। मैंने उससे कहा कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है कि मगरिब के बाद यहाँ पर लोग बाहर ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, तो ये पीर साहब इस वक्त मौजूद होंगे या नहीं? उसने कहा, वो पीर साहब इसी वक्त तो मौजूद होते हैं। वो मगरिब के बाद से सुबह तक फारिग रहते हैं और यही उनसे मुलाकात का वक्त होता है। तुम बस उन्हें सारी बात बता देना, फिर देखना वो क्या करते हैं। हम पैदल चल रहे थे। पीर का आस्ताना थोड़ा और दूर था और गांव की आबादी से हटकर बना हुआ था। रास्ता ऐसे ही बातें करते करते कट गया। हम अंदर गए तो पीर साहब एक जगह पर बैठे हुए थे। मैं उनके सामने ही ज़मीन पर बिछी कालीन पर बैठ गया। उन्होंने मुझसे मेरा मसला पूछा तो मैंने उन्हें अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात तफसील से बता दिए। मेरी पूरी बात सुन लेने के बाद पीर साहब बोले, बेटा, वो नागिन तुम पर आशिक हो गई है और तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेना चाहती है, मगर तुम्हें हर हाल में अपने आप को उसके वार से बचाना होगा, क्योंकि अगर वो एक बार तुम पर हावी हो गई तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि तुमने बताया वो बहुत खूबसूरत नागिन है। पीर साहब की बातें मुझे बहुत खौफज़दा कर रही थी। मैंने कहा, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए पीर साहब, क्योंकि मैंने सुकून से सो भी नहीं पा रहा हूँ। बस दिन रात उसका खौफ मुझ पर हावी रहता है कि न जाने कब वो नागिन आ जाए। मेरी बात सुनकर पीर साहब मेरी तरफ एक तावीज़ बढ़ाते हुए बोले, ये लो, ये रख लो, इसे अपने गले में लटकाए रखना, फिर वो तुम्हारे
करीब नागिन नहीं आएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए और उनसे वो तावीज़ ले लिया। हालांकि मुझे ये तावीज़ वगैरह पर कोई भरोसा नहीं था, मगर मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसे रख लिया। वापसी पर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। सरदार का बेटा मेरे साथ चल रहा था, मगर मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई है जो खामोशी से चलते जा रहा है। मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, मगर किसी के होने का एहसास मुझे बहुत शिद्दत से हो रहा था। मैंने अपनी चलने की रफ्तार बहुत बढ़ा दी। तकरीबन भागते हुए मैंने अपने घर में दाखिल हुआ और फ़ौरन वो तावीज़ पहनकर लेट गया। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है। तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। अभी मैं दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा कि दस्तक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने पूछा कौन है बाहर। बाहर से आवाज़ आई, मैं हवेली से आया हूँ खाना लेकर। मैंने दरवाज़ा खोला तो हवेली का मुलाजिम हाथ में खाने की ट्रे लिए हुए खड़ा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और खाना लेकर अंदर आ गया। खाना खाकर लेट जाने के बाद मेरी आंख लग गई। वो कहते हैं कि नागिन का खौफ तो बहुत था, लेकिन नींद का तो कांटों पर भी आ जाती है। मुझे भी इस खौफ के आलम में भी नींद आ ही गई और ये मेरे लिए ही अच्छी ही साबित हुई, क्योंकि सुबह उठकर अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। मैं नाश्ता करके क्लिनिक चला गया। वापसी पर मैं हवेली आ गया। मैं यहाँ उस इरादे से आया था कि इन्हें मना कर दूँगा कि अब रोज़ रोज़ खाना भिजवाए ना, क्योंकि मैं खुद खाना बना लेता हूँ। और जब यही बात मैंने मुलाजिम से कही तो वो हैरत से बोला कि मैंने तो कोई खाना नहीं दिया आपको। मैंने उससे कहा कि क्या कल रात तुम मेरे लिए खाना नहीं लाए थे? तो वो बोला नहीं, कल रात तो मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो किसी काम से शहर गया हुआ था। आपको गलत फहमी हुई है, मगर ये मैं ही जानता था कि वो गलत फहमी नहीं थी, बल्कि कल रात सच में वो मुझे खाना देने आया था। मगर वो तो कह रहा था कि वो शहर गया हुआ था। फिर वो कौन था जो खाना देने आया था? उससे आगे की सोचने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। हालांकि मैंने तावीज़ भी पहना हुआ था, लेकिन तावीज़ ने भी असर ना किया। इसका मतलब है कि पीर का वो तावीज़ किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने वो तावीज़ उतार कर रख दिया, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा था। मैं समझ गया था कि वो खाना किसने भिजवाया था। आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए? अब मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कुछ सोचकर कुछ दिन के लिए यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया, मगर जब छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त मंजूर ना की गई, क्योंकि मैं यहाँ नया आया था और गांव के लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं दोनों हाथ में सर थाम कर बैठ गया। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद ही एक दिन मैं वैसे ही गांव के सैर को निकला था। खेतों से होते हुए मैं गांव में बनी छोटी सी झील के करीब आ गया। मैं चलते चलते थक गया था, तो सोचा कि खुद कुछ देर को यहाँ आराम कर लेता हूँ और फिर वापस घर चला जाऊँगा। यही सोचकर मैं एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर कोई दूसरी तरफ कोई मौजूद है। अभी बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी के सिसकने की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी। मैंने चौंक कर देखा तो वहाँ एक लड़की घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। एक पल को तो मुझे लगा कि कहीं ये वही नागिन ना हो, मगर ये सद शुक्रिया ये नहीं थी, वो नागिन नहीं थी, ये गांव की ही एक कोई लड़की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? मेरे पूछने पर वो और ज़ोर से रोने लगी। उसके यूँ ज़ारो कतार रोने से मैं एकदम घबरा गया।
क्योंकि ऐसे कोई लड़की की पहली बार मेरे सामने रो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा, देखिए आप खामोश हो जाइए, पहले मुझे बताइए कि क्या मसला हुआ है आपके साथ, मैं आपके क्या काम आ सकूं। मेरी बात सुनकर उसने सर उठाया और बोली, आप मेरे किसी काम आएंगे, उस किसी भी तो आप मेरे काम नहीं आएंगे। उसकी रोई रोई सूजी आंखें बिल्कुल उस झील की मानिंद लग रही थीं। मैंने कहा, पहले आप रोना बंद करें, फिर बताइए क्या बात है। आपका मसला सुनकर ही मैं ये सोच पाऊँगा कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ या नहीं। मेरी बात पर वो कुछ पल तो चुप हो गई, मुझे देखते रही, फिर बोली, मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुज़र गई थी तो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, मगर सौतेली माँ ने कभी मुझे कबूल ना किया। वो बहुत जुल्म करती आई है मुझ पर, मगर अब तो हद कर दी है। चंद पैसों के लिए अपने आवारा और नशई कज़न भाई से मेरी शादी करवाना चाहती है, जो कि उम्र में भी मेरे अब्बा की उम्र का है। और अफसोस तो इस बात का है कि मेरे अब्बा भी पूरी तरह उस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। मैं भला किसी नशाई के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। पहले ही उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो इसे मारता पीटता था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को शदीद ठेस पहुंची। कैसा बाप था उसका, बेटी को चंद पैसों के ओझ उसे उस शख्स के पल्ले बांध रहा था। मैं उस लड़की की कोई मदद तो नहीं कर सकता था, मगर कम से कम वो अपने दिल की बात मुझसे कर तो सकती थी। मुझे वो बहुत ही मासूम लगी थी। मैंने उसे खूब तसल्ली दी और कहा, अगर तुम्हारे घर वाले ज़बरदस्ती शादी करना चाहें तो तुम सीधा सरदार के पास जाना और उन्हें सारी बात बताना, वो ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेंगे। उस दिन वहाँ से वापसी पर पूरा वक्त उस लड़की का चेहरा मेरी निगाहों में रहा था। उसने अपना नाम सलमा बताया था। मैं उसके ख्यालों में गुम। घर पहुंचा तो वहां से अजीब हलचल की आवाज़ें आई, जैसे बहुत से लोग एक साथ मेरे घर पर आए हों। मैं जैसे ही अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा बरामदा बहुत से लोगों से भरा पड़ा हुआ था। अजीबो गरीब शक्ल के वो लोग बैठे खाना खा रहे थे और हल्ला गल्ला कर रहे थे। ये सब देखकर मैं चकरा कर रह गया। इससे पहले कि मैं लहराकर फर्श पर गिरता, दो हाथों ने मुझे अचानक से थाम लिया। दोस्तों, आखिर ये दो हाथ किसके हैं? क्या ये दो हाथ उसी नागिन के हैं या किसी गांव वाले शख्स के हैं? और आखिर इस कहानी में अभी नागिन का क्या अंजाम होगा या फिर डॉक्टर का क्या अंजाम होगा, ये सारी बातें हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।